चैनल पढ़ लो पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड, सत्ता के समकालीन केंद्र। यानी कि जो सत्ता के समकालीन केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं और उनके उद्देश्य क्या है और उनका लक्ष्य क्या है और उनके कारण क्या है। इसमें हम अनेक सत्ता के समकालीन केंद्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप हमारे चैनल पर जाकर अन्य सभी सब्जेक्टों के वीडियो देख सकते हैं, चाहे अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र, इतिहास या समाजशास्त्र। ये आपके बोर्ड्स और सीयूटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अपने चैप्टर के आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अपने चैप्टर की तरफ आगे से बढ़ने से पहले हम क्या करें, पहले सत्ता के समकालीन केंद्र का हम अर्थ जान ले। यानी कि जो सत्ता के समकालीन केंद्र है इसका आशय क्या है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, यानी कि 1991 में, तो क्या हुआ, तो उसके बाद जो अमेरिका है एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। यानी कि एक अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे शक्ति के केंद्र पूरे विश्व में उभर कर सामने आते हैं जो क्या करते हैं, अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देते हैं। उन्हीं को हम सत्ता के समकालीन केंद्र के नाम से जानते हैं। इसमें देश भी शामिल होते हैं और संगठन भी शामिल होते हैं। तो अब अभी हम आपको सब वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से देश और कौन कौन से वो संगठन है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में द्विध्रुवीयता व्यवस्था टूटने से स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिकी प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यानी कि जब द्विध्रुवीयता का विश्व का अंत हुआ तो लोगों ने सोचा कि अब जो सत्ता के मतलब केंद्र आएंगे राजनीतिक और आर्थिक रूप से, वो क्या करेंगे, जो अमेरिका का प्रभुत्व है उसे क्या करेंगे, सीमित भी करेंगे। और ऐसा हुआ भी। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध के बाद कुछ संगठन व देश अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाने लगे। यानी कि जब शीत युद्ध का अंत हो गया उसके बाद क्या हुआ, कुछ देश और कुछ संगठन ऐसे थे जो क्या हुए, सत्ता अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या करने लगे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे, जिससे जिससे वह अमेरिका के एक ध्रुवीयता के विकल्प के रूप में दिखने लगे। अब ये देश और संगठन क्या थे, अब इसको हम जान लेते हैं। देखिए, ये इसमें पहला हम देखेंगे देश क्या थे और दूसरा हम देखेंगे संगठन कौन कौन से थे जो सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में उभरे। तो संगठन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आसियान हो गया, ईयू मतलब क्या होता है, यूरोपियन यूनियन हो गया, और सार्क हो गया। ये सब क्या थे, ये सब ऐसे संगठन थे जो अमेरिका के एक ध्रुवीय विश्व में क्या किए, सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया। और कुछ देश ऐसे थे जो सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में देखे गए, जैसे कौन कौन से, जैसे चाइना हो गया। देखिए, चाइना का झंडा है ये। साउथ कोरिया भी एक सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में उभरा, इसका विकास बहुत तेजी से हुआ। और ये जापान हो गया, ये जापान का मैंने मैप लगा रखा है। तो ये सब क्या हुए, सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में जाने गए। तो अगर आपकी परीक्षा में आएगा कि सत्ता के समकालीन केंद्र से क्या आशा है, तो आप इसे समझ गए ना कि सत्ता के समकालीन केंद्रों जो एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका के वर्चस्व के खिलाफ क्या हुए, एक महाशक्ति के रूप में उभरे, उन्हें सत्ता के समकालीन केंद्र कहते हैं। और उसमें आप संगठन भी का नाम दे देना और कुछ देशों का भी नाम दे देना। देश जैसे चाइना, साउथ कोरिया, जापान। और संगठन में क्या हो गया, आसियान हो गया, यूरोपीय संघ हो गया और सार्क हो गया। चलिए अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे कि यूरोपीय संघ क्या है और कैसे। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय क्या हुआ था, जो यूरोप के जो कंट्रीज थे वो क्या कर रहे थे, आपस में बहुत लड़ बढ़ रहे थे। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ तो वो सब सोच रहे थे कि हम जो है अब आपस में लड़ें। जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्त हो गई तो उसके बाद उनके मन में ये ख्याल आ रहा था कि हम पुराने संघर्ष को क्या करें, अब जारी रखें, या क्या करें, हम अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए सिद्धांत पर आधारित संस्थाओं का निर्माण करें। यानी कि जो देश थे यूरोप के, सब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपस में लड़ रहे थे। लेकिन जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद उनके यूरोपीय नेता क्या सोचे थे कि हम आपस में क्या करें, पुराने संघर्षों को जारी रखें या हम आपस में सहयोग करें और एक क्या करें, एक नए संबंधों की स्थापना करें। देखिए, अब इसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि ये जो देश थे ये आपस में संघर्ष न करने की बजाय आपस में सहयोग करना प्रारंभ करते रहते हैं। जैसे कि 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध ने भी मदद की। यानी कि क्या, जब शीत युद्ध का शुरुआत हुआ तो इसमें क्या हुआ है, जो यूरोपीय देश थे आपस में क्या हुए, बहुत नजदीक आए। इनसे क्या हुआ, आपस में इनका मेल मिलाप बढ़ा, क्योंकि ये सब पूंजीवादी देश थे। और जो इनका प्रतिद्वंदी देश था रसिया, क्या था, साम्राज्य देश था। तो इनसे क्या हुआ, आपस में पूंजीवादियों का क्या हुआ, मेल मिलाप बढ़ा। और इसके बाद जो ये पूंजीवादी देश जितने भी थे यूरोप के, ये सब यूरोप के देश जितने भी थे, ये सब किसके फेवर में थे, ये सब अमेरिका भी के फेवर में थे। तो अमेरिका के फेवर में होने के कारण इनको बहुत सारी हानि हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तहस नहस हो गई। तो इनके विकास के लिए क्या किया, जो अमेरिका था उसने बहुत सारा पैसा दिया, क्योंकि ये सब अमेरिका के ही पिछलग्गू देश थे। तो अमेरिका का दायित्व बनता है कि अगर
अगर अमेरिका की वजह से सब देश बर्बाद हुए तो अमेरिका क्या करे, इनको कुछ धन दौलत प्राप्त करे जिससे क्या हो, ये अपना विकास कर सके। तो ऐसा अमेरिका ने किया। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। यानी कि जो अमेरिका था उसने यूरोप की अर्थव्यवस्था जो तहस नहस हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में, उसने इसकी अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए क्या किया, जबरदस्त मदद की। ठीक, और इसी को किसके नाम से जाना जाता है, मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। मार्शल योजना तो समझ गए ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप की अर्थव्यवस्था जो तहस नहस हो गई थी, उसकी अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो अमेरिका ने पैसों से मदद की, उसे किस नाम से जाना जाता है, मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, आपके पेपर में सीधे सीधे आ जाता है कि मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए, अमेरिका ने नाटो के तहत सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई। यानी कि जो ये देश थे, यूरोप के जो देश थे, इसको क्या किया, अमेरिका ने नाटो के तहत क्या किया, सामूहिक सुरक्षा प्रदान की। जितने भी देश थे नाटो के, उनको क्या किया, सामूहिक सुरक्षा प्रदान की। और 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन स्थापित करके पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता दी। यानी कि उसने 1948 में मार्शल योजना के तहत क्या किया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण करके क्या किया, इनकी जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश थे उनको क्या किया, आर्थिक सहायता प्राप्त की। तो इससे आप याद रखिएगा, ये सब कभी पेपर में पूछ लेता है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा। अब देखिए, यह मंच पश्चिमी यूरोप में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग का माध्यम बना। यानी कि जो ये इन्होंने स्थापना किया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का, ये क्या हुआ, जो पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे उनमें क्या हुआ, आर्थिक व्यापार और आर्थिक सहयोग का क्या बना, ये माध्यम बना। ठीक, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। उसके बाद क्या होता है, देखिए 1949 में बनी यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग में अगला कदम साबित हुई। और उसके बाद 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन होता है, जो इनकी राजनीति में एक क्या होता है, एक अगला कदम साबित होता है। यानी कि जिनको आपस में एक करने में क्या करता है और मदद करता है। कौन सा, यूरोपीय परिषद। यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था, यूरोपीय परिषद का गठन 1949 में हुआ था। अब देखिए, पूंजीवादी यूरोपीय देश का अधिक एकीकरण बढ़ा और 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना। यानी कि जो पूंजीवादी यूरोपीय देश थे उनका क्या हुआ, एकीकरण अधिक बढ़ा और 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ। तो अगर आपके क्वेश्चन में आएगा कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का कब गठन हुआ, तो आप लिख दिएगा 1957। तो यहाँ पर आपका दो क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है कि यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ और यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ। ठीक, इसे आप याद रखिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन किया जाता है। यानी कि दो तो पहले ही बना दिया इन्होंने, यूरोपीय परिषद यानी कि यूरोपीय काउंसिल और यूरोपीय आर्थिक समुदाय। उसके बाद क्या होता है, जो यूरोपीय आर्थिक यानी कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद क्या होता है, इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। यानी कि अभी तक आप देख रहे हैं जो यूरोपीय देश क्या कर रहे हैं, आपस में सिर्फ आर्थिक सहयोग की बात कर रहे थे। लेकिन जब यूरोपियन पार्लियामेंट का गठन हुआ, यानी कि जब यूरोपियन संसद का गठन हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ, यह प्रक्रिया राजनीतिक रूप प्राप्त कर लिया। यानी कि जो अभी तक आर्थिक सहयोग की बात हो रही थी, अब एक राजनीतिक सहयोग के रूप में क्या हुआ, प्रक्रिया उभरी। ये देखिए, ये यूरोपीय पार्लियामेंट का ये मैंने फोटो लगा रखा है। इसमें सभी यूरोपीय देश के क्या है, प्रतिनिधि यहाँ पर चुन के आते हैं और बैठते हैं, जितने भी यूरोपीय देश हैं। ये यूरोपीय पार्लियामेंट की फोटो है। और ये यूरोपीय यूनियन का ये क्या है, ये जो यूरोपीय संघ है उसका क्या है, ये झंडा है। इसमें जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें 12 सितारे बने हुए हैं एक वृत्त में। तो ये जो सोने के सितारे हैं, सभी किस सितारे हैं, सोने के सितारे बने हुए हैं। देखिए, ये जो सोने के 12 सितारे का घेरा है, यूरोप की एकता और पूर्णता का प्रतीक है। यानी कि जो सोने के सितारे का, जो 12 सोने के सितारे इनका जो घेरा है, ये यूरोप की एकता और उनकी संपूर्णता यानी कि संपूर्णता का प्रतीक है। ठीक, ये यूरोप संघ का झंडा है, यूरोपीय संघ का। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे और यूरोपीय संघ के बारे में जानते हैं। देखिए, सोवियत संघ के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई। यानी कि ये यूरोपीय सहयोग आपस में बढ़ रहा था, जो यूरोपीय देशों का आपस में सहयोग बढ़ रहा था। जब सोवियत संघ का 1991 में पतन हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, इनमें आपस में और तेजी आई अपने संबंधों को विकसित करने के लिए। तो 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यानी कि जब 1992 था, उसमें जो इनकी आपसी तालमेल था एकदम उच्च स्तर का बन गया। तो इसके परिणाम स्वरूप किसका गठन हुआ, यूरोपीय संघ का गठन हुआ। कब हुआ, 1992 में। ठीक, अब देखिए, जो यूरोपीय संघ का गठन हुआ उसका उद्देश्य क्या था, अब इसे हम जानते हैं। पहला जो यूरोपीय संघ का उद्देश्य है वो क्या है, जो इन सबकी क्या रहे, एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति रहे। यानी कि जितने भी यूरोपीय देश हैं उनकी क्या हो, सभी की एक समान विदेश नीति हो और क्या हो, एक समान सुरक्षा नीति हो। और आंतरिक मामलों एवं न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग से सब क्या कर लें, उसका सही
समाधान करें और एक समान मुद्रा का चलन हो और वीजा मुक्त आवागमन हो। वीजा मुक्त आवागमन क्या हो, यानी कि जो आपस में जो एक देश के नागरिक हैं दूसरे देश में बिना वीजा के क्या कर सकें, आ जा सकें। और ऐसा है भी, जैसा हमारे यहाँ बड़ा बड़ा बॉर्डर देखने को मिलता है, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर आप पता नहीं कब सड़क के माध्यम से आप कब ब्रिटेन में पहुंच जाएंगे, कब फ्रांस में पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं चलता। तो वहाँ पर वीजा वूजा का ज़्यादा जरूरत नहीं होता है। वहाँ पर हमारे जैसे जो बाउंड्री नहीं है, जो हम सब पिक्चर में देखते हैं बड़े बड़े तार लगा के बाउंड्री बनाई जाती है, वहाँ पर बाउंड्री नहीं बना। वहाँ छोटा सा लिखा रहेगा कि ये फ्रांस यहाँ से चालू हो रहा है, तो उतना वहाँ पर क्या है, बाउंड्री नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, वीजा मुक्त आवागमन है। तो ये किसका उद्देश्य था, वे यूरोपीय संघ के गठन का उद्देश्य यही था। तो इसे याद रखिएगा, कभी कभी जब परीक्षा में पूछ लेते हैं, दे देते हैं कि इसमें से कौन सा उद्देश्य था या कौन सा उद्देश्य नहीं था, तो आपको इसे टिक करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूरोपीय संघ का आर्थिक सहयोग से विकसित होकर राजनीतिक इकाई बना, यानी कि जो यूरोपीय संघ था वो पहले आर्थिक सहयोग के लिए बना था, लेकिन वो धीरे धीरे विकसित होकर क्या बना, एक राजनीतिक इकाई बना। और अब यह एक विशाल राष्ट्र की तरह कार्य करता है, यानी कि अभी अपने आप को एक विशाल, यानी कि एक बहुत बड़ा राष्ट्र समझकर अपने आप को क्या करता है, कार्य करता है। क्योंकि ये विशाल राष्ट्र क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश शामिल है, एक देश से मिलकर बना नहीं है। जितने भी यूरोप के देश हैं वो सब क्या है, इसमें शामिल है। ठीक, अब देखिए, यूरोपीय संघ का संविधान बनाने का प्रयास असफल रहा, यानी कि यूरोपीय संघ ने पार्लियामेंट बनाने के बाद क्या कोशिश की कि अपना एक संविधान बनाए। तो उसने 2003 में एक कोशिश की कि एक अपना वो संविधान निर्मित करे, लेकिन उसका जो प्रयास था वो क्या रहा, असफल रहा। किसका प्रयास, संविधान बनाने का प्रयास असफल रहा यूरोपीय संघ का। लेकिन इसका झंडा, गान, स्थापना दिवस और मुद्रा है, यानी कि इसकी एक साझी क्या है, स्थापना दिवस है, इसका एक साझा झंडा है। देखिए झंडा आप देख सकते हैं, ये उसका झंडा है जो मैंने आपको पहले बताया था। उसकी एक अपनी मुद्रा है, मुद्रा क्या है, यूरो। देखिए ये है यूरो। ठीक, ये इसका यूरो का सिंबल ये है, यूरो का सिंबल यही होता है जो आपको दिख रहा है, ये फोटो में ये यूरो का सिंबल है, ये मुद्रा है उसकी, यूरो। यहाँ पर जो मैंने आपको फोटो लगाई है, देखिए ये फोटो क्या बताने की कोशिश करती है, कार्टून। इसमें बताता है कि यूरोपीय संघ जो अपना प्रयास कर रहा था एक साझा संविधान बनाने में, वो असफल रहा। उसी को क्या करती है, ये इमेज दर्शाती है। और इस प्रयास कब कर रहा था यूरोपीय संघ, 2003 में प्रयास कर रहा था किसका, एक साझा संविधान बनाने का। लेकिन जो इसकी कोशिश साझा संविधान बनाने की क्या होती है, नाकामयाब रहती है। ठीक, अब इसमें जो यूरोपीय संघ है उसको टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया गया है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरे टॉपिक की तरफ। देखिए, नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की, यानी कि जो यूरोपीय संघ था पहले उसमें कुछ कम देश थे, यानी कि जो आप देख रहे हैं ब्लू ब्लू से, इसमें पहले यूरोपीय संघ में सिर्फ इतने ही देश थे। ठीक, ये इतने ही देश थे 1991 से पहले। तो इससे क्या किया, इसने कुछ और देशों को शामिल किया, और जिससे क्या हुआ, इसके सहयोग के दायरे में क्या हुआ, विस्तार हुआ। देखिए अब नए सदस्य देश कौन से थे, देखिए नए सदस्य देश मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत संघ के खेमे के थे, यानी कि जो भूतपूर्व सोवियत संघ में शामिल थे देश, वो सब क्या हुए थे, वो सब इसके नए सदस्य देश बने हुए थे। यानी कि आप जो ये देख सकते हैं रेड रेड से हैं, ये सब क्या है, ये नए सदस्य देश बने। ये सब नए सदस्य देश जो बने, ये सब किसके अंग थे, पहले ये सब यूएसएसआर के अंग थे, यानी कि जो यूएसएसआर था पहले उसी के ये सब क्या थे, अंग थे। उसके बाद जब यूएसएसआर टूट गया तो ये सब किस में आकर मिल गए, सभी देश यूरोपीय संघ में मिल गए। ठीक, तो यानी कि यूरोपीय संघ था, उसने अपने सहयोग को क्या किया, अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए अपने जो उसका क्षेत्र था उसका क्या किया, विस्तार किया। अब ये पूरा ये इतना यूरोपीय संघ का ये नक्शा है। इसमें जो नीला वाला है उसको किसको दिखाता है, पुराने सदस्यों को, और जो लाल वाला है क्या दिखाता है, नए सदस्यों को। जितने भी नए सदस्य सभी यूएसएसआर से आए हैं और सभी 1991 के बाद इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी इसमें यूरोपीय संघ में शामिल होने की, ये बहुत आसान प्रक्रिया नहीं थी, ये एक बहुत कठिन प्रक्रिया थी। यानी कि जो यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया बहुत कठिन रही। क्यों, क्योंकि कई देश अपनी सत्ता यूरोपीय संघ को देने को उत्साहित नहीं थे। यानी कि अगर आप यूरोपीय संघ में शामिल हो रहे, कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को यूरोपीय संघ को दे रहे हैं, कुछ अधिकारों के कि हाँ हम आपकी बात मानेंगे, तो ऐसे सब देश क्या हुए, जो जितने भी देश थे सब मानने को तैयार नहीं हुए कि वो अपना सत्ता को क्या करें, जिनके पास अधिकार हो अपने अधिकार को यूरोपीय संघ को दें। सदस्यता को लेकर भी इन सब में असहमति बनी हुई है, जो जितने भी देश हैं, कुछ देश इसमें सदस्यता को लेकर भी असहमति जताते हैं। और देखिए अब देखिए यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले जो कारक हैं, यानी कि जो यूरोपीय संघ की विशेषताएं वो क्या क्या है, अब उसको हम पढ़ते हैं। यानी कि यूरोपीय संघ को जो ताकतवर बनाते हैं वो कौन कौन से विशेषताएं या कारक हैं, उसको हम अब इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों प्लीज आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए हम आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए इतना अच्छे से वीडियो बनाते हैं, सब फोटो लगाते हैं, कार्टून लगाते हैं, मैप लगाते हैं, हर एक चीज़
अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट, चाहे अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, इतिहास हो या राजनीतिक शास्त्र, सब विषयों से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सबकी प्लेलिस्ट बन रखी है, तो आप जाइए हमारे वीडियो को देखिए और लाइक और शेयर करिए। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। वैसे भी व्यू कम आता है, लेकिन जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। आप सब हिंदी माध्यम के लिए ही बनाया गया है चैनल। इतना अच्छे से कोई पढ़ाने की कोशिश नहीं करता। मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, लेकिन कोई ऐसे फोटो लगाकर या अच्छे से मैप लगाकर, ये जितने भी कार्टून है बुक्स में उसको लगाकर कोई नहीं पढ़ाता। बस सब वही आते हैं, स्लाइड पे लिखा रहता है, वही पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन मैं आप सबके लिए इतने मेहनत से कोशिश करके बनाता हूँ, 2-2 दिन लग जाते हैं वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सबके लिए मैंने मेहनत की है। ठीक है, चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो यूरोपीय संघ है, इसका आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। यानी कि जो ये आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से और सैनिक रूप से बहुत मजबूत है। तो अब आइए जानते हैं जो इसका आर्थिक प्रभाव हो उसके बारे में। देखिए, यूरोपीय संघ जो है, इसकी जो जीडीपी है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ये बहुत इसका ज़्यादा है। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, सन 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। यानी कि जो सन 2016 था, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सन 2016 में थी, तो कौन थी? ईयू थी। ईयू मतलब क्या? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ क्या था? दुनिया में सन 2016 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। इसका सकल घरेलू उत्पादन क्या है? 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था। यानी कि 17,000 अरब डॉलर से क्या था? इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है वो क्या था? ज़्यादा था। और ये जो कि अमेरिका के लगभग है। यानी कि जो इसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, वो अमेरिका के बराबर लगभग है। ठीक। और जो इसकी मुद्रा है, मुद्रा मैंने आपको बताई थी यूरो ना, यूरो, वो क्या कर रही है? अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। यानी कि जो इसकी मुद्रा यूरो है, मैंने आपको पीछे पिक्चर में दिखाया था, वो क्या हो गई? ये जो अमेरिकी डॉलर है, ये इसके प्रभुत्व के लिए क्या बन गई? ये खतरा बन गई है। यानी कि जो अमेरिकी ये मुद्रा है, ये इसके लिए क्या बन रही है? खतरा बन गई। क्यों? क्योंकि ये जो अमेरिकी मुद्रा है उसको क्या कर रही है? डॉलर को कमजोर कर रही है और अपना दिन पे दिन प्रभाव बढ़ाते चली जा रही है यूरो। और उसके बाद देखिए, यूरोपीय संघ की विशेषताएं जो हैं, वो विश्व व्यापार के मामले में इसकी विशेषताएं झलकती हैं। देखिए, पूरे विश्व में व्यापार कर रहा है यूरोपीय संघ इस समय। और जो इसके विश्व व्यापार में जो इसके हिस्सेदारी है, वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। यानी कि अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा क्या करता है? विश्व में व्यापार करता है। यानी कि इसका वर्ल्ड ट्रेड भी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसके चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बातचीत करता है। यानी कि इसके पास इतनी पावर है, ये मतलब वर्ल्ड ट्रेड में और अन्य चीज़ों में, तो इसकी वजह से क्या करता है? पूरी धौंस के साथ अगर कोई विवाद होता है अमेरिका से, या चर्चा देख रहे हैं इनके साथ या अमेरिका और चीन वालों के साथ, तो क्या कर सकता है? पूरी धौंस के साथ बात करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही आर्थिक और राजनीतिक और सैनिक रूप से बहुत ही ताकतवर है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप तक ही नहीं सीमित है, इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी है। यानी कि यूरोप में है यूरोपीय संघ, इसका जो प्रभाव है वो एशिया और अफ्रीका पर भी है। देखिए, यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है, आप जानते होंगे, WTO जिसे कहा जाता है, उसमें भी क्या है? एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में कार्य करता है। अब देखिए, यूरोपीय संघ का जो है राजनीतिक या सैनिक प्रभाव क्या क्या है, यानी कि जो उसके राजनीतिक और सैनिक प्रभाव है यूरोपीय संघ के, अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये सब यूरोपीय संघ की विशेषताएं हैं। अभी हमने देखा यूरोपीय संघ के मतलब आर्थिक विशेषताएं क्या थी। अब हम यूरोपीय संघ के सैनिक प्रभाव या राजनीतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसका जो यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है फ्रांस, वो सुरक्षा परिषद का क्या है? अस्थायी सदस्य है। आप जानते हैं ना, सुरक्षा परिषद का ये मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर होते हैं, उसमें क्या है? जो इसका एक सदस्य देश है यूरोपीय संघ का फ्रांस, वो भी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है। यानी कि फ्रांस भी जो है उसको अस्थायी सदस्यता प्राप्त है यूरोपीय संघ, अरे ये सुरक्षा परिषद में। तो इससे क्या होता है? जो ये यूरोपीय संघ है उसकी ऑटोमेटिक क्या होती है? वैल्यू बढ़ जाती है। और चीन के साथ यह मानवाधिकार उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों में सैन्य शक्ति या धमकी के बजाय कूटनीति और आर्थिक निवेश से संवाद को प्राथमिकता देता है। यानी कि जब चीन में क्या होता है, आप सब जानते हैं ना, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। चीन जो है अपने लोगों को ह्यूमन राइट्स अच्छे से नहीं दे रखा है। वहाँ के लोगों को क्या है? चीन में पूरा एक तरह से आप देख सकते हैं साम्यवादी शासन है, माओवादी शासन है, तो वहाँ पर लोगों के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। तो जो यूरोपीय संघ है, तो उसके लिए तो ये मानवाधिकार का जब उल्लंघन करता है चीन, तो उसके लिए यूरोपीय संघ उससे लड़ने नहीं लगता। वो क्या करता है? वो कूटनीति का सहारा लेता है। किसका? कूटनीति का सहारा लेता है ये उससे बात करने में, चाइना से बात करने के लिए। और किसका? आर्थिक निवेश का सहारा लेता है, जिससे क्या हो सके? आपस में संवाद को प्राथमिकता दी जा सके। यानी कि ये अपने बातचीत को ज़्यादा ये मतलब
बढ़ावा देता है बजाय सैनिक ताकत को अपनी इस्तेमाल करने के। किसके साथ? चाइना के साथ। अब देखिए जो यूरोपीय संघ है, ये इसके जो कई देश हैं वो क्या है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। जैसे कि हम जानते हैं सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इसमें से भी कई सारे सदस्य क्या हैं? जो यूरोपीय संघ के क्या है? वो देश हैं। ठीक। अब देखिए यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, यानी कि जो यूरोपीय संघ है उसके पास क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। देखिए यूरोपीय संघ की, यूरोपीय सेना की मैंने यहाँ पर आपके लिए तस्वीर लगा रखी है। दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? सेना है। किसकी? जो यूरोपीय संघ की सेना है, दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, यानी कि इसकी मिलिट्री पावर में भी क्या है? बहुत ज्यादा मजबूत है। जो इसका रक्षा बजट है, यानी इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है, यानी कि विश्व में अमेरिका के बाद, ये जो देख रहे हैं आप अमेरिका के बाद अगर कोई देश है जिसका बजट रक्षा का ज्यादा है, डिफेंस बजट ज्यादा है, कौन सा देश है? EU है, यानी कि कौन सा संगठन है? यूरोपीय संघ ऐसा संगठन है जिसका रक्षा बजट अमेरिका के बाद विश्व में सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। जो फ्रांस है ना, उसके पास परमाणु बम भी है और ऐसा माना जाता है उसके पास तकरीबन 335 क्या है? परमाणु हथियार है। और अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ क्या है? दुनिया में दूसरा स्थान अपना ग्रहण करता है, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी क्या है? ये दूसरे स्थान पे है पूरे वर्ल्ड में। यूरोपीय संघ की क्या कमजोरियां और क्या सीमाएं हैं, अब उसे हम जानेंगे। अब देखिए इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति और सुरक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ होती है। यानी कि जो इसके सदस्य देश हैं, लगभग 27 सदस्य हैं इसके, तो इन सब 27 सदस्य देशों की लगभग क्या है? अपनी अपनी विदेश नीति है जो क्या होती है? कभी कभी एक दूसरे के क्या हो जाती है? खिलाफ भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देख सकते हैं इराक के हमले के मामले में क्या हुआ था? इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया था तो ब्रिटेन ने क्या बोला था? ठीक है कोई बात नहीं, इराक ने हमला किया तो ब्रिटेन ने उसका क्या किया? अमेरिका ने हमला किया इराक पर तो ब्रिटेन ने उसका क्या किया? समर्थन किया। ठीक। जबकि जर्मनी और फ्रांस ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। किसका? इराक पर जो अमेरिका ने हमला किया था। ये तो ऐसा देख सकते हैं कि जो इनकी विदेश नीतियां हैं और जो रक्षा नीतियां हैं आपस में क्या है? विरोधाभासी हैं, एक दूसरे का क्या करती है? कभी बार क्या एक दूसरे का विरोध करती हैं। अब देखिए कुछ यूरोपीय हिस्सों में क्या है? यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर क्या है? नाराजगी है, यानी कि जो यूरो मुद्रा है इसको लागू करने के लिए कुछ यूरोपीय देश क्या है? सहमत नहीं है, उसको लेकर उनके में क्या है? नाराजगी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ के जो कुछ देश हैं जैसे कि डेनमार्क और स्वीडन ने क्या किया? मैस्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने से क्या किया? इनकार किया, यानी कि इसका क्या किया उन्होंने? साझी मुद्रा का और जो मैस्ट्रिक्ट संधि इसका क्या किया? उन्होंने विरोध किया। किस किस देशों ने? डेनमार्क और स्वीडन ने। तो आप इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल ये पेपर में बहुत पूछा जाता है एमसीक्यू में कि कौन कौन से देशों ने क्या किया है? मैस्ट्रिक्ट संधि और यूरोपीय मुद्रा का विरोध किया है, तो डेनमार्क और स्वीडन ने। और देखिए जो यूरोपीय देश हैं, वो यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो क्या थे? पहले अमेरिका के गठबंधन के क्या थे? हिस्सा थे, यानी कि जो यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में पहले शामिल थे। ठीक। अब ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर हैं, वो क्या थे? उन्होंने क्या किया? ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा, यानी कि जो मार्गरेट थैचर हैं, ये देख लीजिए, ये फोटो में इनको मैं लगा रखा है। इन्होंने क्या किया था? जो ब्रिटेन था उसको क्या किया था? यूरोपीय जो मतलब उनका जो यूरोपियन मार्केट था उससे क्या करा था? कंप्लीटली क्या किया था? अलग रखा था। यही तक नहीं, उन्होंने सन 2016 में जो था ब्रिटेन क्या था? यूरोप से एक जनमत संग्रह के माध्यम से क्या हुआ? सन 2016 में ब्रिटेन क्या हो गया? अलग हो गया। इसे क्या कहते हैं? ब्रिटेक्जिस्ट कहते हैं। ठीक। ब्रिटेक्जिस्ट मतलब क्या होता है? जो यूरोपीय संघ से जो ब्रिटेन ने अपने आप को बाहर निकाल लिया जनमत संग्रह के माध्यम से, उसे ही ब्रिटेन एग्जिट कहते हैं। ठीक। तो इसे आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है यूरोपीय संघ से कि ब्रिटेन कब बाहर हुआ? तो जून सन 2016 में एक जनमत संग्रह के माध्यम से बाहर हुआ था। ठीक। उसने अपने देशों में जनमत संग्रह कराया और उसके माध्यम से क्या किया? उसने अपने आप को यूरोपीय संघ से बाहर कर दिया। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश हैं? 27 सदस्य देश हैं। तो इसी के साथ आपका यूरोपीय संघ का टॉपिक खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, आसियान की तरफ, जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये जो आसियान का अर्थ है उसका क्या है? आसियान का जो अर्थ है उसका अर्थ है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी कि जो आसियान का फुल फॉर्म है हिंदी में, उसका अर्थ है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। यानी जो एशियाई राष्ट्र दक्षिण पूर्व के उनका जो संगठन है उसे क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा ना, यूरोप के जो देश हैं उनका जो संगठन है उसको क्या बोलते हैं? यूरोपीय संघ बोलते हैं। इसे इंग्लिश में
EU कहते हैं, वैसे ही जो आसियान है यानी कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एशियाई राष्ट्रों का संगठन है उसे क्या कहते हैं, हम आसियान कहते हैं। यानी कि जो देश दक्षिण पूर्व एशिया के में स्थित हैं और जो उनका संगठन है उसको हम आसियान के रूप में जानते हैं। ठीक, अब चलिए आसियान के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं कि आसियान की झंडा क्या है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। देखिए जो ये पूरा मैंने आपको दिखा रखा है, ये पूरा ये आसियान का क्या है, ये पूरा आसियान का झंडा है। ठीक, और जो ये है ये आसियान का प्रतीक चिन्ह है, यानी कि जो बीच वाला है आसियान का प्रतीक चिन्ह है और ये आसियान का पूरा क्या है, झंडा है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, इसके झंडे और इसके प्रतीक चिन्ह के बारे में। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हम हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो बनाते हैं, इतना अच्छे से फोटो लगाते हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए जो आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां हैं जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 10 देशों को इंगित करती हैं। यानी कि जो आसियान का प्रतीक चिन्ह है ये आला, ये सिर्फ आसियान का प्रतीक चिन्ह है और ये पूरा तो झंडा है। तो आसियान के प्रतीक चिन्ह में आप देखेंगे यहाँ पर 10 धान की बालियां हैं। देखिए ये यहाँ पर बीच में आपको दिख रही है ना, ये 10 धान की बालियां ऐसे ऐसे करके ये क्या करती हैं, जो 10 धान की बालियां ऐसे ऐसे लगी हुई हैं सब, ये सब क्या करती हैं, आसियान के 10 देशों को क्या करते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं। इससे संबंधित कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि आसियान के झंडे में जो 10 धान की बालियां हैं वो किस चीज को दर्शाती हैं। तो आप इसे टिक कर दीजिए कि जो आसियान के प्रतीक चिन्ह में 10 धान की बालियां वो किसको दर्शाती हैं, वो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को क्या करती हैं, दर्शाती हैं। ठीक, अब देखिए जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए हैं, यानी कि जो देश आपस में बंधे हुए किसके धागे से, मित्रता और एकता के धागे से आपस में क्या हुए, बंधे हुए हैं। जो वृत्त है, ये वृत्त क्या करता है, वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। यानी कि जो आप जो गोला देख रहे हैं, जो गोला बना हुआ है, गोला क्या है, ये आसियान की एकता का प्रतीक है। यानी कि जो 10 धान की बालियां हैं वो देशों का प्रतीक है ये सब, और जो वृत्त है वो क्या है, इसके एकता का प्रतीक है। किसके, आसियान देशों की एकता का प्रतीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब आसियान की मूलभूत जानकारी के साथ। देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार क्या रहा, जापानी और यूरोपीय उपनिवेशवाद का शिकार हुआ। यानी कि जो एशिया का ये दक्षिण पूर्व हिस्सा था, आप मैप में देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा ये क्या कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया कहलाया जाता है। ये क्या हुआ, बार बार क्या हुआ, जापानी उपनिवेशवाद और यूरोपीय उपनिवेशवाद का क्या हुआ, शिकार हुआ। ठीक, किस दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके पहले। इससे क्या हुआ, इससे जो इसका राजनीतिक और आर्थिक रूप से क्या हुआ, पतन हुआ। यानी कि इसको भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी। किन देशों को दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित थे उनको भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी। क्यों, क्योंकि ये बार बार उपनिवेशवाद का शिकार हो रहे थे, जिससे इनका राजनीतिक और आर्थिक रूप से हनन हो रहा था। टकराव और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशियाई देश संभालने की स्थिति में नहीं था। यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो थे वो सब क्या थे, जो टकराव बार बार हो रहे थे और जो ये बार बार इन सब में क्या हुआ था, एक संघर्ष बना हुआ था, तो इसकी वजह से क्या थे, अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं थे। इसी के चलते क्या किया, इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन का बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। यानी कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश थे अपने आप को एक सहयोग और विकास की तरफ ले जाने के लिए क्या किया, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन यानी कि आसियान का निर्माण करके एक वैकल्पिक पहल की। क्यों, क्योंकि उनका आर्थिक रूप से क्या हो रहा था, हनन हो रहा था और बहुत पिछड़े हुए देशों थे, तो इसलिए क्या किया, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जो थे उन्होंने अपने आप को क्या किया, एकजुट किया और एक वैकल्पिक मतलब पहल की, जिसमें क्या हुआ, सभी दक्षिण पूर्व एशियाई देश आपस में मिलकर एक संगठन का निर्माण किया जिसको आसियान के नाम से जाना जाता है। तो आसियान मतलब समझ गए ना, जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र कौन से हैं, जो एशिया यानी कि जो एशिया का मैप है, ये यहाँ पर एशिया है इतना पूरा, जो इसके दक्षिण पूर्व में है। यानी कि ये सब एरिया है, सब क्या कहलाते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया कहलाते हैं। तो इन देशों का जो संगठन है उसे क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन कहते हैं। अब देखिए इसका गठन कैसे हुआ, अब हम इसको जानते हैं थोड़ा सा। देखिए जो आसियान देशों का निर्माण हुआ था वो बैंकॉक घोषणा से हुआ था। अब बैंकॉक घोषणा क्या थी उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान का स्थापना की। यानी कि जो इस दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देश थे वो 1967 में क्या किए, बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किया और आसियान की स्थापना
की। ठीक, और परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है कि बैंकॉक घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं, तो आपसे लिख के आइएगा कि वह घोषणा जिसके माध्यम से क्या हुआ था, आसियान का निर्माण हुआ था, उसे क्या कहते हैं, बैंकॉक घोषणा कहते हैं। इसमें 5 देश, दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देश शामिल थे, और इसकी बैंकॉक घोषणा कब हुई थी, 1967 में हुई थी। तो इसे आप याद रखिएगा, पेपर में कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बैंकॉक घोषणा कब हुई थी, तो 1967 में बैंकॉक घोषणा हुई थी। ठीक, इसी से क्या हुआ, आसियान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और ये जो 5 देश थे, ये कौन कौन से देश थे, तो इनके नाम इस प्रकार है। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक, यानी कि जो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस और थाईलैंड थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मिलकर आसियान का निर्माण किया था। तो यानी कि ये क्या है, आसियान के क्या है, संस्थापक देश हैं। अब आसियान जैसे कि आसियान बना तो उसका उद्देश्य क्या था, अब इसको हम जान लेते हैं। देखिए, आसियान की स्थापना के जो मुख्य उद्देश्य है, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, पहला जो इसका उद्देश्य था आसियान देशों का, जो ये सदस्य देश थे इसके, यानी कि जितने भी इसके सदस्य देश थे, उनका क्या हो, आर्थिक विकास तेज हो। इसका मुख्य उद्देश्य प्रथम ये था कि सदस्य देशों को क्या हो, आर्थिक विकास जो हो तेजी से हो। इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, यानी कि आसियान के द्वारा क्या हो, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास हासिल हो, इसका ये दूसरा लक्ष्य था। ठीक, अब देखिए, इसका तीसरा लक्ष्य था कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा मिले। यानी कि कानून का क्या करें, शासन करें, इसका कानून का शासन हो, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नियम है उसके अनुसार हम क्या करें, अपने अपने देशों में क्या करें, शांति और स्थायित्व को क्या करें, बढ़ावा दें। देखिए, जब इन देशों का, इन 5 देश जो मिलकर सामने आए, जो 5 देश थे, इन्होंने अपना संगठन जब बनाया, ये सब क्या करने लगे, ये सब धीरे धीरे क्या करने लगे, अपना विकास करने लगे। तो दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ और देश थे जो क्या हुए, वो सोचे कि हाँ, हम भी इस संगठन में शामिल हो जाएंगे तो हमारा देश क्या, अरे हमारा भी देश क्या हो जाएगा, और विकसित हो जाएगा। तो इसमें बाद में 5 देश और आके जुड़ गए इसी संगठन में, यानी कि 5 देश और आके जुड़ गए। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई, 5 से टोटल संख्या 10 हो गई। तो आप 10 देशों को यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, मैंने मैप में सारे 10 देशों के लगा रखा है, उनके झंडे और वो देश, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, म्यांमार हो गया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस। ठीक, ये सब क्या हुए, ये सब 10 देश मिलकर क्या हुए, आसियान का निर्माण किया। यानी कि 5 पहले थे और 5 बाद में जाकर शामिल हुए। ठीक, देखिए बाद में कौन कौन से देश शामिल हुए, देखिए बाद में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया शामिल हुए, और इन्होंने क्या किया, इनकी सदस्य संख्या को बढ़ा दिया, और इनकी सदस्य संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक, अब देखिए, अब आसियान शैली क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आसियान शैली पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा था कि आसियान शैली से आप क्या समझते हैं। देखिए, जो ये जितने भी देश थे ना, ये जो 10 देश थे, ये सभी 10 देशों ने क्या किया, ये अपने बीच में क्या किया, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश किया। यानी कि इन्होंने अपने बीच में एक अनौपचारिक माहौल बनाया और एक ऐसा सहयोगात्मक माहौल बनाया, जिससे क्या हुआ, इन देशों के बीच में क्या हुआ, मेल मिलाप बढ़ा। और ये अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का जो नया उदाहरण उन्होंने पेश किया, इससे इन्होंने क्या किया, काफी यश कमाया। ठीक, यानी कि इससे इन्होंने काफी नाम कमाया, यश मतलब काफी कीर्ति, यानी कि काफी नाम कमाया, और इसको ही क्या कहते हैं, आसियान शैली कहते हैं। ठीक, समझ गए आसियान शैली मतलब क्या, आसियान शैली मतलब अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप की शैली, जिसके माध्यम से आसियान देशों ने बहुत काफी यश कमाया, उसी को क्या कहते हैं, आसियान शैली कहते हैं। ये प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आसियान शैली से आप क्या समझते हैं, तो आप ये जान लीजिए। और इसे आप नोट कर लीजिए कि इसे अंग्रेजी में आसियान बे कहते हैं, आसियान बे। आसियान बे, बे मतलब क्या होता है, तरीका, शैली मतलब क्या होता है, तरीका, यानी कि आसियान देशों का तरीका क्या है, मतलब बर्ताव करने का, आपस में सहयोग करने का, इसी को बोलते हैं हिंदी में आसियान शैली, इंग्लिश में आसियान बे और हिंदी में आसियान शैली। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 2003 में आसियान ने 3 स्तंभों, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर आधारित आसियान समुदाय की ओर कदम बढ़ाया। यानी कि जो 2003 था उसमें क्या किया, आसियान ने 3 स्तंभ को स्थापित किया। पहला स्तंभ कौन था, आसियान का सुरक्षा समुदाय, आसियान का आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। और ये किससे मिलता जुलता था, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता था। यानी कि जैसे यूरोपीय संघ ने निर्माण किया था ना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय परिषद, ऐसे ही क्या किया, इन्होंने भी किस 3 स्तंभों का निर्माण किया। अब देखिए 3 स्तंभ क्यों बनाया गया, इनका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, पहले हम जानते हैं आसियान
आसियान सुरक्षा समुदाय यानी आसियान सुरक्षा समुदाय क्या था? अब देखिए, आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवाद को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। यानी कि जो आसियान सुरक्षा समुदाय है, इसका क्या कार्य है कि जो हमारे बीच क्या होगा, आपसी टकराव होगा, यानी कि जो हमारे पास जो हमारे बीच क्षेत्रीय विवाद होगा, किसी भी मतलब जमीन से संबंधित या किसी भी प्रकार का विवाद होगा, तो उसको क्या करेंगे, हम सहमति से हल कर लेंगे। उससे हमारे यहाँ क्या हो, कोई भी प्रकार का टकराव ना हो। ठीक, तो किस लिए है, जो क्षेत्रीय विवाद है उसको क्या किया जाए, आपसी सहमति से हल कर लिया जाए, जिससे सैनिक टकराव ना हो। ये तो हो गया आसियान के सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य। अब देखिए, जो आसियान का आर्थिक समुदाय है उसका क्या उद्देश्य है? जो आसियान का आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है आसियान देशों के का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना। ठीक, जिससे क्या हो, जिससे इन देशों इस क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या हो, बढ़ोतरी हो। यानी कि जो आसियान आर्थिक समुदाय है वो क्या करता है, इन देशों के लिए साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करता है, जिससे इन देशों का सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या हो, विकास हो। अब देखिए, अब हम जान लेते हैं कि आसियान सांस्कृतिक और सामाजिक समुदाय का उद्देश्य क्या है। तो चलिए आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय की तरफ पढ़ते हैं हम। ये आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का जो उद्देश्य है वो क्या है, आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए और उनका क्या हो, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास संभव हो। यानी कि जो आसियान देशों का सांस्कृतिक और सामाजिक विकास हो और क्या हो, उनके बीच टकराव की जगह क्या हो, सहयोग और बातचीत को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए, इसी के बीच एक नया चीज बना था। इन देशों ने एक ऐसे मतलब मंच की स्थापना की थी, जिसने भी इनके विकास में बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसको कहा जाता है आसियान क्षेत्रीय मंच कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में ARF कहा जाता है, ARF, यानी कि आसियान रीजनल फोरम। देखिए यहाँ पर मैंने नीचे लिखा भी है, देखिए आसियान रीजनल फोरम। क्या? आसियान रीजनल फोरम। हिंदी में से बोलेंगे आसियान क्षेत्रीय मंच और अंग्रेजी में आसियान रीजनल फोरम। तो इसलिए मैंने आपको इंग्लिश में भी दे दिया है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि ARF का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसे याद रखिएगा। ARF का फुल फॉर्म क्या होता है, आसियान रीजनल फोरम, और हिंदी में से बोलेंगे आसियान क्षेत्रीय मंच। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1994 में। आसियान क्षेत्रीय मंच का गठन 1994 में हुआ था और आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था सदस्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना। यानी कि जो सदस्य देश हैं उसकी सुरक्षा और विदेश नीतियों में क्या हो, तालमेल बने। ये किसका उद्देश्य था? आसियान क्षेत्रीय मंच का उद्देश्य था। इसको अंग्रेजी में ARF कहते हैं। तो आप इसे कॉपी में अपने नोट कर लीजिए कि आसियान सुरक्षा समुदाय की स्थापना कब हुई थी और इसका क्या उद्देश्य था। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता, यानी कि जो आसियान देश है इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। इसको आप ऐसे भी समझ लग सकते हैं कि आसियान देश की जो है विशेषताएं क्या है। देखिए आसियान मूलतः एक आर्थिक संगठन था और बना भी रहा। यानी कि जो आसियान का जो मुख्य रूप से विकास हुआ था वो आर्थिक विकास करने के लिए होता। जैसे हम देख रहे हैं यूरोपीय संघ एक राजनीतिक संघ के रूप में उभरा, वैसा आसियान नहीं उभरा। आसियान का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, आर्थिक विकास था, न कि राजनीतिक विकास। तो वो आर्थिक संगठन था एक आसियान, और वो बना भी रहा। यानी कि उसने अपना राजनीतिक रूप ग्रहण नहीं किया जैसा कि यूरोपीय संघ ने किया। ठीक, इसकी जो अर्थव्यवस्था है अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान से छोटी है, लेकिन इसका जो विकास है इन सबसे तेज हो रहा है। यानी कि जो इसकी अर्थव्यवस्था है आसियान देशों की, वो तो यूरोप से तो छोटी है और अमेरिका से भी इसकी अर्थव्यवस्था छोटी है, लेकिन जो इसका विकास है ये इन सबसे तेज हो रहा है। चाहे जापान हो, यूरोपीय संघ हो या अमेरिका हो, इनकी ग्रोथ रेट से सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका है, आसियान का है। अब देखिए आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर पर भारत और चीन जैसे देशों विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश में प्रदर्शित होती है। इससे मतलब क्या है, यानी कि जो आसियान की आर्थिक शक्ति है ना, वो भारत और चीन जैसे देशों में आप देख सकते हैं इसके इन्वेस्टमेंट से प्रतिबिंबित होती है। यानी कि जो आसियान है इसमें क्या कर रहा है, भारत और चीन में भी क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये कितना पावरफुल है, कि जो इमर्जिंग पावर है इंडिया और चाइना, उसमें भी क्या कर रहा है, ये अपना मतलब निवेश इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब देखिए आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं में मुक्त व्यापार क्षेत्र पर ध्यान दिया है। ठीक, यानी कि मुक्त व्यापार क्षेत्र मतलब क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं FTA, यानी कि मुक्त व्यापार क्षेत्र में वहां पर टैक्स वैक्स कम लगते हैं, उसे बोलते हैं मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो इसने अपना इस पर भी ध्यान केंद्रित किया आसियान ने। और देखिए आसियान से मुक्त व्यापार क्षेत्र के संबंध में अमेरिका और चीन ने भी बातचीत शुरू भी कर दी। यानी अमेरिका और चीन भी चाहता है कि क्या हो, हम भी वहां पर क्या करें, एंट्री करें और अपना विकास क्या करें, वहां पर स्थापित करें अपने संगठन का, मतलब अपने जो कार्य क्षेत्र है उसका विस्तार वहां तक भी करें। किसने, अमेरिका और चीन ने इस पे बातचीत शुरू कर दी है। किसके, मुक्त व्यापार
क्षेत्र पर। ठीक, अब देखिए हम थोड़ा सा जानेंगे आसियान का भारत के साथ कैसा संबंध है, या भारत और आसियान के बीच में कैसा संबंध है। देखिए जो भारत ने था वो 1991 में क्या किया, पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई। यानी कि जो भारत था, जब देखा कि आसियान के जो देश हैं बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं, तो उसने अपना क्या सोचा कि क्यों ना हम पूरब की तरफ जो देश हैं पूरब की तरफ, यानी कि ये जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश हैं आसियान के, उनको और क्या करें, अपना ध्यान केंद्रित करें। तो इसने क्या किया, इसके लिए एक नीति अपनाई, उसको क्या जाता है, किस नाम से जाना जाता है, पूरब की ओर देखो। यानी कि पूरब की ओर भी ध्यान केंद्रित करो भाई, कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सब। तो लेकिन जब 2014 आता है तो उसमें गवर्नमेंट बदल जाती है, मोदी गवर्नमेंट आ जाती है, यानी एनडीए की गवर्नमेंट आ जाती है। तो एनडीए की गवर्नमेंट ने 2014 में क्या किया, इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। यानी कि जो पहले पूरब की ओर देखो था, उसको क्या कर दिया इन्होंने, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या किया, बदल दिया। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, देखने से काम नहीं चलेगा, पूरब की तरफ क्या करो, एक्ट करो। एक्ट मतलब पूरब की तरफ क्या करो, कार्य करो। यानी कि पूरब की तरफ अच्छे संबंध बनाओ। तो कभी कभी पेपर में आता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब अपनाई गई, तो आप याद रखिएगा 2014 में अपनाई गई। और पूरब की ओर देखो की पॉलिसी कब अपनाई गई थी, 1991 में अपनाई गई थी। और देखिए इसे आप याद रखिए, अपने कॉपी में नोट कर लिए, पूरब की ओर देखो की पॉलिसी को लुक ईस्ट पॉलिसी कहते हैं। ठीक, लुक ईस्ट पॉलिसी यानी कि पूरब की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी। आप इसे कॉपी अपने नोट कर लीजिए कि लुक ईस्ट पॉलिसी क्या थी, पूरब की ओर देखो नीति क्या थी। ठीक, अब देखिए इसका जो लुक ईस्ट पॉलिसी और जो हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि एशियाई देशों के साथ क्या हो, हमारा राजनीतिक, आर्थिक और सहयोग क्या हो, बढ़े। यानी कि राजनीतिक, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने क्या किया, इस नीति को अपनाया। देखिए जो भारत है, भारत ने आसियान के सदस्य देशों जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। यानी कि जो भारत आसियान के जो कुछ सदस्य देश हैं, जैसे सिंगापुर हो गया या थाईलैंड, मलेशिया हो गया, इनके साथ क्या किया, मुक्त व्यापार समझौता किया है। और 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। पहले तो इसने सिंगापुर से किया था, थाईलैंड से किया था और मलेशिया से मुक्त व्यापार समझौता किया। लेकिन 2009 में क्या किया, इसने पूरे आसियान से ही कर लिया। यानी कि पूरे जो आसियान के देश थे सबसे ही भारत ने क्या कर लिया, मुक्त व्यापार समझौता कर लिया, जो जनवरी 2010 से लागू है। यानी कि जो आसियान का साथ जो हमारा मुक्त व्यापार का समझौता हुआ 2009 में, वो लागू कब हुआ, जनवरी 2010 से। ठीक, यानी कि जनवरी 2010 में क्या हुआ, हमारे जो आसियान था उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। जो आसियान की जो असली ताकत है, अपने सदस्य देशों और सहभागी देशों के और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के साथ क्या करनी है, निरंतर संवाद करने और परामर्श करने की नीति में है। यानी कि आसियान का जो देश है, यानी कि जो आसियान संगठन है, वो ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने में विश्वास नहीं करते हैं। किसमें विश्वास करते हैं, निरंतर संवाद और बातचीत और परामर्श में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो ये क्या करता है, जितने भी इसके सदस्य देश हैं या जो इसके सहभागी देश हैं और जो इसके पास के जो आसपास के देश हैं, उसके साथ क्या करता है आसियान, अपने आप को क्या करता है, लगातार संवाद में व्यवस्थित रखता है। ये यानी कि ये सैनिक टकराव पर ज्यादा विश्वास नहीं करता है। तो इसकी वजह से क्या हो, ये जो एक मात्र ऐसा संगठन है एशिया में जो क्या करता है, जो एशियाई देशों और विश्व की शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा कराने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। और तो सब देश हैं आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जो आसियान देश है क्या करता है, एक ऐसा देश है, एक ऐसा संगठन है क्या है, जो एशियाई देशों और विश्व के सभी देशों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। तो कोई पेपर में आ जाता है कि कौन सा ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व की शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, वो देश को वह संगठन कौन सा है, आसियान है। उस संगठन का नाम क्या है, आसियान है। ठीक, अब देखिए इसी तकरीब से, किस तकरीब से, बातचीत की तकरीब से क्या किया था इसने, कंबोडिया के संकट को समाप्त किया था। यानी कि जो कंबोडिया में संकट चल रहा था उसको क्या किया था इसने, इसी तकरीब से क्या किया था, समाप्त किया था। कंबोडिया कहाँ है, आप मैप में देखेंगे, ये रहा कंबोडिया। ठीक, आप इधर जो मैप मैंने लगा रखा है इसमें आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे तो कंबोडिया कहाँ पर है, ये रहा, थाईलैंड के नीचे ये जो स्थित देश है उसे क्या बोलते हैं, कंबोडिया बोलते हैं। ये देखिए ये देश कंबोडिया है। तो जो कंबोडिया का संकट था इसी के माध्यम से उसने क्या किया, आसियान ने उसको समाप्त किया कंबोडिया के संकट को। इसने पूर्वी तिमोर के संकट को भी इसने आसियान ने क्या किया था, संभाला था। तो इसी के साथ आपका आसियान का टॉपिक भी खत्म होता है। दोस्तों यह वीडियो यहीं तक था। अब आपको हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जिसमें हम चाइना और अन्य देशों के बारे में जानेंगे, जगह साउथ कोरिया और जापान के बारे में। तो वीडियो में आप सबको यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको हमारे चैनल पे हिंदी माध्यम से संबंधित सभी वीडियो, चाहे अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र हो, सबकी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। तो आप हमारे चैनल पे जाइए और सभी वीडियो को देखिए। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको मिलके हम अपने अगले वीडियो में